हेलो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य की परंपरा को देखेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। यद्यपि 19वीं सदी से पूर्व विभिन्न कवियों और लेखकों द्वारा अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना हो चुकी थी जिनमें हिंदी के विभिन्न कवियों की जीवन वृत्त एवं व्यक्तित्व का परिचय दिया गया, जैसे 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा आदि। किंतु इनमें कालक्रम और संवत आदि का अभाव होने के कारण इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती थी। वस्तुतः अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी का ही समझा जाता है, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंडोई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है, जिसका प्रथम भाग 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1871 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। इसमें इसे 3 खंडों में विभक्त करते हुए पर्याप्त संशोधन परिवर्तन किया गया। इस ग्रंथ का महत्व केवल इस दृष्टि से है कि इसमें हिंदी काव्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है तथा कवियों के रचना काल का भी निर्देश दिया गया है। अन्यथा कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला से प्रस्तुत करना, काल विभाजन एवं युगीन प्रवृत्तियों के विवेचन का कोई प्रयास न करना, हिंदी कवियों में इतर भाषाओं को घुला मिला देना आदि ऐसी त्रुटियां हैं जिनके कारण इसे इतिहास मानने में संकोच होता है। फिर भी भारत से दूर बैठकर विदेशी भाषा में सर्वप्रथम इस प्रकार का प्रयास करना भी अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रारंभिक एवं प्राथमिक प्रयास का महत्व प्रायः उसकी उपलब्धियों की दृष्टि से नहीं, अपितु नई दिशा की ओर अग्रसर होने से माना जाता है। यह बात तासी के प्रयास पर भी लागू होता है। अस्तु उनके ग्रंथ में अनेक त्रुटियां व न्यूनताओं के होते हुए भी हम उन्हें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में उसके प्रवर्तक के रूप में गौरवपूर्ण स्थान देना उचित समझते हैं। अब तासी के बाद शिव सिंह सेगर का नाम आता है, तो तासी के आगे देखते हैं। तासी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय शिव सिंह सेगर को है, जिन्होंने शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में लगभग 1,000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कवियों के जन्मकाल, रचनाकाल आदि के संकेत भी दिए गए हैं। यह दूसरी बात है कि वे संकेत बहुत विश्वसनीय नहीं है। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ का भी महत्व अधिक नहीं है, किंतु फिर भी इसमें उस समय तक उपलब्ध हिंदी कविता संबंधित ज्ञान को भी संकलित कर दिया गया है, जिससे परवर्ती इतिहास का लाभ उठा सके। इसी दृष्टि से इसका महत्व है। आगे देखते हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का कालक्रम वर्गीकृत करते हुए भी उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उनके काल विभाजन संबंधित प्रयास के गुण दोषों पर आगे अलग रूप से विचार किया जाएगा, किंतु यहाँ इतना अवश्य कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के स्वरूप एवं विकास के संबंध में जिस दृष्टिकोण का परिचय ग्रियर्सन ने दिया वह परवर्ती इतिहासकारों के लिए पथ प्रदर्शक सिद्ध हुआ। मुख्य बात यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया कि इसमें ना तो संस्कृत प्राकृतिक को सम्मिलित किया जा सकता है और ना ही अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को। उन्होंने अपनी भाषा नीति को स्पष्ट करते हुए भूमिका में लिखा है। मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अन्यथा मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। प्राकृति में लिखी पुस्तकों को भी विचार के बाहर रख रहा हूँ। भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो, पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती। मैं ना तो अरबी फारसी भारतीय लेखकों का उल्लेख कर रहा हूँ और ना ही विदेश से लाई गई साहित्यिक उर्दू के लेखकों का ही। मैंने इन अंतिम को उर्दू वाले को अपने विचार से जानबूझकर बहिष्कृत किया है, क्योंकि इन पर पहले से ही गार्सा द तासी ने पूर्ण रूप से विचार कर लिया है। इस प्रकार हिंदी भाषा के संबंध में जिस स्पष्ट एवं निर्बाध दृष्टि का परिचय ग्रियर्सन ने दिया, वह निश्चय ही उस युग की भूमिका में महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। तथा यह भी कहा जा सकता है कि दृष्टि
कि इसी स्वच्छंदता के कारण वे अपने लक्ष्य को सफल हो सकें। ग्रियर्सन की दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने ग्रंथ के आधार स्रोत के रूप में ताशी एवं सिमसिक सेगर के ग्रंथों के अतिरिक्त भक्तमाल, गोसाई चरित्र, हजारा, काव्य संग्रह आदि सहस्त्र रचनाओं का उल्लेख करते स्थान स्थान पर मूलाधारों के संदर्भ संकेत भी दिए हैं, जिसमें उनकी उस तटस्थता, प्रामाणिकता और ईमानदारी का बोध होता है जो किसी भी इतिहासकार के रूप में आवश्यक है। यह दुर्भाग्य की बात है कि परवर्ती हिंदी साहित्यकारों द्वारा इस परंपरा का निर्वाह सम्यक रूप से नहीं हो सका। अपनी दृष्टि एवं दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। अपनी दृष्टि एवं पद्धति पर प्रकाश डालते हुए ग्रियर्सन ने लिखा है, उन्होंने सामग्री को यथासंभव कालक्रम अनुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ग्रंथ के कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। प्रत्येक काल के गौण कवियों का अध्याय विशेष के अंत में उल्लेख किया गया है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्ति की व्याख्या करते हुए उससे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों को और प्रेरणा स्रोतों की भी उद्घाटन का प्रयास उनके द्वारा हुआ है। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में करना तथा 16वीं-17वीं शती के युग को भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, जिन्हें किंचित संशोधित एवं नूतन शब्दों में प्रस्तुत करके परवर्ती इतिहासकारों ने भारी श्रेय प्राप्त किया है। वस्तुतः 19वीं शती के अंतिम चरण में, जबकि हिंदी साहित्य क्षेत्र में आलोचना एवं अनुसंधान की परंपराओं का श्री गणेश भी ना हुआ था, हिंदी भाषा एवं उनके काव्य की ऐसी स्पष्ट, सूक्ष्म एवं प्रामाणिक ऐतिहासिक व्याख्या प्रस्तुत कर देना ग्रियर्सन की अद्भुत प्रतिभा, शक्ति एवं गहन अध्ययनशीलता को प्रमाणित करता है। यह दूसरी बात है कि उनका ग्रंथ अंग्रेजी में रचित होने के कारण हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र नहीं बन सका, जिससे परवर्ती युग में के अनेक इतिहासकार जो उनकी धारणाओं और स्थापनाओं की पल्लवित करके हिंदी माध्यम से प्रस्तुत कर सके और उस यश की भागी बने जो वस्तुतः ग्रियर्सन ने का दायित्व था। अब देखते हैं मिश्र बंधुओं के बारे में। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए हैं तथा चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। मिश्र बंधु ने अपने समय के इतिहास की संज्ञा न देते हुए विभत्सक इस बात का यत्न किया है कि यह एक आदर्श इतिहास सिद्ध हो। इसे परिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए उन्होंने एक और तो इसमें लगभग 5000 कवियों का स्थान दिया है तथा दूसरी ओर इसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। इस क्षेत्र में उन्होंने पूर्ववर्ती इतिहासकारों से अधिक सफलता मिली है। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें कवियों के विवरणों के साथ साथ साहित्य की विविध अंगों पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है तथा अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाते हुए उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का यत्न किया गया है। कवियों को सापेक्षित महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी श्रेणियाँ भी बनाई गई है, किंतु काव्य समीक्षा में परंपरागत सिद्धांतों और पद्धति का ही अनुसरण मिलता है। अतः आधुनिक समीक्षा दृष्टि से यह ग्रंथ भले ही बहुत संतोषजनक न कहा जा सके, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि इतिहास लेखन की पूर्व परंपरा को आगे बढ़ाने का इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं स्वीकार किया है, कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। परवर्ती इतिहासकारों के लिए यह भी एक आधार ग्रंथ है। अब हम लोग देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। उन्होंने हिंदी परंपरा को कैसे आगे बढ़ाया है। हिंदी साहित्य की परंपरा में सर्वोच्चम स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य इतिहास 1929 को प्राप्त है, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। इसके आरंभ में ही आचार्य शुक्ल ने अपने दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उद्घोषित किया है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के कारण के अनुसार होती है। इस उदाहरण पर स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल ने साहित्य के इतिहास की
प्रति एक निश्चित सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य विकास के क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि उन्होंने साहित्य इतिहास और साहित्य लोचन से पृथक रूप में ग्रहण करते हुए विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया है। साथ ही उन्होंने इतिहास के मूल विषय को आरंभ करने से पूर्व ही काल विभाग के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों की इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त करके अपनी योजनाओं को एक ऐसे निश्चित रूप में प्रस्तुत कर दिया जिसके पाठक के मन में शंका और संदेह के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। यह दूसरी बात कि उन्होंने काल विभाजन के आधार पर न देकर केवल तथ्य संबंधी निष्कर्षों की ही सूचना दी है, किंतु इससे उस युग के उन पाठकों के अवश्य लाभ हुआ जो काल विभाजन की सूक्ष्मताओं की पचड़े में पड़े बिना ही संपूर्ण हिंदी साहित्य को एक दृष्टि में देख लेना चाहते थे। नवोपलब्ध तथ्यों और निष्कर्षों के अनुसार अब यह काल विभाजन की त्रुटियां सिद्ध हो गया है, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपनी अति सरलता एवं स्पष्टता के कारण यह आज ही बहुप्रचलित एवं बहुमान्य है।